हेलो डियर स्टूडेंट, मैं विकास सोनी आपका दोस्त फिर से स्वागत करता हूं इस चैनल के ऊपर। इलेक्ट्रिसिटी की थर्ड वीडियो लेके आए हैं। इससे पीछे वाली वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। रेजिस्टेंस का कंसेप्ट पढ़ा था, ओम्स लॉ का कंसेप्ट पढ़ा था। जिन्होंने वो वीडियो को मिस कर दिया तो चिंता मत कीजिए, ऊपर आई बटन में उसका लिंक दे रखा है, आप वहाँ से क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और आज की वीडियो के अंदर ही मैं आपको बताऊंगा बुक्स के बारे में। बुक्स मीन टू से कि अगर हमें एनडीए के लिए फिजिक्स पोर्शन को पढ़ना है तो हम किस बुक को प्रेफर करें, कौन सा यूज़ करें। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का ये क्वेरीज रहती है तो उसकी भी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। लास्ट वीडियो की अगर बात की जाए, लास्ट वीडियो के अंदर हमने इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का कंसेप्ट पढ़ा था। आपको याद होगा क्या होता है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। जब भी किसी मटेरियल में से या किसी भी चीज में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो उस करंट का अपोजिशन होता है उस मटेरियल के अंदर, एंड उसी अपोजिशन को हमने इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कहा। मैथमेटिकल लिखा था, आपको याद हो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये V/I के इक्वल होता है। एंड एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था MLANE² टाउ, जो एग्जैक्ट फॉर्मूला जिससे इसकी डिपेंडेंस का पता लगता था। आई थिंक तो समझ आ गया होगा आपको ये वाला फॉर्मूला, आप इसे समझ चुके होंगे। अब आपको इससे नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ना है। क्या है रेजिस्टेंस के नेक्स्ट कंसेप्ट? वो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसको कि रेजिस्टिविटी भी कहा जाता है। इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी जिसका दूसरा नाम होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ही क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान दें कि रेजिस्टेंस की वैल्यू, ध्यान देना, रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको पता है लेंथ के डायरेक्टली होती है, एरिया की इनवर्सली होती है। ठीक है, उसके अलावा मैंने उसके अंदर टाओ, ई, एम और बाकी टर्म्स भी लिखी थी, आपको याद होगा। और मैंने बताया था वो नेचर और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अगर हमने मटेरियल का नेचर एंड टेम्परेचर फिक्स रख रखा है तो रेजिस्टेंस लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है। लेंथ की डायरेक्टली है, एरिया की इनवर्सली है। अगर इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाया जाए यहाँ पर, तो पता है जब भी प्रोपोर्शनलिटी को भगाते हैं, किसी कांस्टेंट को लाते हैं, तो बिल्कुल हाँ, इसको जब भगाया इसकी जगह एक कांस्टेंट लेके आए, और वो जो कांस्टेंट होता है उसको लिखा जाता है एक सिंबल से, जिसको कहा, सिंबल का नाम है रो। क्या बेटा? रो, RHO, रो। ठीक है, तो यानी हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, एक कांस्टेंट लगा दिया, दैट इज रो। और इस रो को ही, ध्यान देना, इस रो को ही क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, क्या रेजिस्टेंस की वैल्यू लेंथ और एरिया पे डिपेंड करती है? कितने फैक्टर से डिपेंड करती है? वो इस रो फैक्टर्स के अकॉर्डिंग डिपेंड करती है। यानी रो यहाँ पर एज अ कांस्टेंट आया, फिर से सुना, रो एज अ कांस्टेंट आया है। अगर किसी केस में लेंथ या एरिया को चेंज कर रहे हैं, रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, रो चेंज नहीं होगा, बिकॉज रो इज अ कांस्टेंट। याद रखेंगे इसको। अच्छा, अब डेफिनेशन पे चले, जरा इसी फॉर्मूले को ध्यान से देखिए। अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे पास कोई मटेरियल है जिसकी लेंथ 1 मीटर है और मैंने उसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर ले रखा है, यानी ओवरऑल मैं बताऊं कि उस मटेरियल का जो वॉल्यूम है वो 1 मीटर क्यूब है, कि एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, लेंथ 1 मीटर है, तो वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब ही हुआ। उस सिचुएशन में देखिए, आर का अगर मैं फॉर्मूला लिखता हूँ तो आर इज इक्वल्स टू रो, लेंथ की वैल्यू भी 1 है, एरिया की वैल्यू भी 1 है, तो आर इज इक्वल्स टू रो आ गया। यानी रेजिस्टिविटी इज नथिंग but it is equals to resistance. कब? when the volume of the material is 1 meter cube या फिर length is 1 meter and area is 1 meter square. क्लियर? कि डेफिनेशन क्या बनी कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी क्या होती है? इट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ एनी बॉडी हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया। यूनिट मतलब 1 मीटर उसकी लेंथ हो एंड यूनिट एरिया हो। क्लियर? अब देखिए, इस फॉर्मूले से मैंने अभी बताया था कि लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता नहीं, यानी हर एक मटेरियल की ये एक करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी भी है। ये हर एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है और मटेरियल टू मटेरियल इसकी वैल्यूज होती है। अब बात आई फॉर्मूले की, तो फॉर्मूला यहाँ से बना लेते हैं, रो का फॉर्मूला। तो रो इज इक्वल्स टू, देखिए ये बना RA/L। तो ये बनता है किसका फॉर्मूला? रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। ठीक है, अगर कोई न्यूमेरिकल आता है RAL से रिलेटेड तो ये लगाएं। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान दें, आर का फॉर्मूला याद हो, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने बताया था, क्या था याद हो आपको? ML/ANE² टाउ। ठीक है, ये आर की वैल्यू है, और ए और एल तो एस डी लिखा, ये वाला देखिए। अब इस एल से ये एल कैंसिल हुआ, ए से ये ए कैंसिल हुआ, तो आपके पास क्या बचा? M/NE² टाउ। यानी ये भी फॉर्मूला है रेजिस्टिविटी का। मैंने ये फॉर्मूला क्यों बताया? क्योंकि इस फॉर्मूले को देख के आप समझ सकते हैं कि रेजिस्टिविटी की जो वैल्यू है वो एक्चुअल में डिपेंड किस पे करती है।
मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट होता है, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट है। तो ये सिर्फ दो फैक्टर पे डिपेंड करता है कि रेजिस्टिविटी की वैल्यू किसी भी मटेरियल के लिए सिर्फ और सिर्फ एन पे और टाउ पे डिपेंड करती है, एन पे और टाउ पे, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम पे और एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। और मैंने बताया था ये दो फैक्टर किससे आप बदल सकते हो, नेचर से या टेम्परेचर से। यानी इस फॉर्मूले में कहीं भी आपको लेंथ और एरिया नहीं दिख रहा, याद रखेंगे कि रेजिस्टिविटी लेंथ एरिया पे डिपेंड नहीं करती। चलते हैं यूनिट पे। अब आपको पता है रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, एरिया का आपको पता है मीटर स्क्वायर है, डिवाइड बाय लेंथ, तो 1 मीटर और आ गया, तो 1 मीटर से मीटर कैंसिल हुआ, क्या बना ओम मीटर। ओम मीटर इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी। डायमेंशन फॉर्मूला आप बना सकते हैं, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने रेजिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला लिखवा दिया था। जस्ट आपको क्या करना है, रेजिस्टेंस के जो डायमेंशन फॉर्मूला है उसको लेंथ से मल्टीप्लाई करना है, L1 से। L1 से क्यों किया, देखिए क्योंकि ऊपर L स्क्वायर है, नीचे L1 होगा, तो सिंपली L1 ही बचेगा। तो जो आपने डायमेंशन फॉर्मूला लास्ट वीडियो में देखा था रेजिस्टेंस का, वो यहाँ पर लिखें, जस्ट उसमें एक L को एक्स्ट्रा कर दें, आपके पास रेजिस्टिविटी का डायमेंशन फॉर्मूला भी आ जाएगा। अब जनरली बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में डिफरेंस क्या है मेन, ठीक है, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में डिफरेंस क्या है, ठीक है, आप इसके बारे में जरा ध्यान से सुने। देखिए रेजिस्टेंस की वैल्यू लेंथ पे, एरिया पे, नेचर पे और टेम्परेचर पे, इन सब फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, इन सब पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस का वैल्यू। रेजिस्टेंस की वैल्यू डिपेंड करती थी, रेजिस्टिविटी की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ नेचर और टेम्परेचर, इन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती। यानी अगर आपके पास एक कॉपर की वायर है, ध्यान देना, आपके पास एक कॉपर की वायर है ये, ठीक है, और एक ये भी कॉपर की वायर आपके पास, ठीक है, दो कॉपर की वायर है, आप देख सकते हैं दोनों में डिफरेंस लेंथ का है, इसकी लेंथ कम है, इसकी लेंथ ज्यादा है। तो आपसे पूछा जाए कि इन दोनों वायर के अंदर इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी सेम होगी, क्या दोनों वायर्स का रेजिस्टेंस सेम है, क्या दोनों वायर की रेजिस्टिविटी सेम होगी, आपका आंसर आएगा दोनों वायर की रेजिस्टिविटी सेम होगी। क्यों, क्योंकि लेंथ ये तो अलग है और रेजिस्टिविटी लेंथ पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है, प्रोवाइडेड दैट कि टेम्परेचर भी सेम रहे। सिमिलरली अगर मैं कहता हूँ आपके पास दो वायर है, एक ये वायर है और एक इस तरह से वायर है, सेम मटेरियल से बनी है, दोनों कॉपर की हैं, सेम टेम्परेचर है, तो कौन सा फैक्टर इन दोनों में से सेम रहेगा, रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। रेजिस्टिविटी हर एक मेटल के लिए एक फिक्स वैल्यू रहता है, हर एक मेटल के लिए रेजिस्टिविटी की वैल्यू फिक्स है, लेकिन रेजिस्टेंस की वैल्यू वो चेंज होती रहती है डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ एंड एरिया, ठीक है, यानी उसके डायमेंशंस पे डिपेंड करता है। डिपेंडेंस में अभी आपको जस्ट बता के गया हूं कि रेजिस्टिविटी की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मटेरियल, कि मटेरियल कौन सा है, आपके पास सिल्वर है, आपके पास कॉपर है, आपके पास एल्यूमिनियम है, आपके पास कोई इंसुलेटर है, आपके पास कोई अलॉय है, आपके पास कोई सेमीकंडक्टर है, उस पर डिपेंड करेगा, नेचर पे। दूसरा ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, कि टेम्परेचर से रेजिस्टिविटी की वैल्यू में चेंज आता है। किस तरह से चेंज आता है, जैसे रेजिस्टेंस में आता है। रेजिस्टेंस का क्या था, देखिए रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों टेम्परेचर पे एक जैसा डिपेंडेंस शो करती है। जैसे मैंने आपको याद होगा कंडक्टर्स के केस में जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो, याद कीजिए मैंने बताया था, उस केस में रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है कंडक्टर्स के केस में, ठीक है। और अगर बात चल रही हो किसकी, सेमीकंडक्टर्स की बात चल रही हो, तो सेमीकंडक्टर के केसेस के अंदर टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम होता था। क्लियर। तो अगर ये कंडीशन है तो मैंने भी कहा कि रेजिस्टिविटी पे भी यही लगेगा, यानी टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी भी बढ़ती है और सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी भी कम होती है, ठीक है ना। यानी इन दोनों का काम बिल्कुल एक जैसा चलेगा। तो आप किसी एक का याद रख लीजिए टेम्परेचर के साथ, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बार कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं जहां पर हम कंफ्यूज रहते हैं। मैं आपको एक दो एग्जांपल बताता हूँ। पहले किसी क्वेश्चन में आपको कहा गया कि एक वायर है, ठीक है, वायर इज स्ट्रेच्ड टू डबल इट्स लेंथ, ठीक है। तो आपको कहा कि एक वायर को खींचकर लेंथ उसका डबल कर दिया। तो आपको मुझे बताना है कि एक तो रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और दूसरा रेजिस्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। आपको ये दोनों चीजें बतानी है। ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं, जैसे अगर आपको मैं ऑप्शन नंबर ए में बोलूं कि देखिए जो नया रेजिस्टेंस मैं वो लिखा हूं, ठीक है, कि नया रेजिस्टेंस उतना ही होगा, लेकिन रेजिस्टिविटी है, ध्यान देना, जो रेजिस्टिविटी है वो क्या हो जाती है, 4 गुना हो जाती है। पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन कहता है कि जो रेजिस्टेंस है वो 4 गुना हो जाएगा, रेजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं आएगा। तीसरा ऑप्शन बोलता है कि रेजिस्टेंस भी उतना रहेगा, रेजिस्टिविटी भी उतना होगी।
और डी ऑप्शन बोलता है कि रेजिस्टेंस भी 4 गुना बढ़ जाएगा और रेजिस्टिविटी भी 4 गुना बढ़ जाएगी। चलिए चेक कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व करें। अब आपको पता है नॉर्मली रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रो एल अपॉन ए। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा था, आपके पास एक वायर थी इस तरह से, ठीक है, सपोज दैट उसकी लेंथ पहले एल हुआ करती थी, अब उसको खींचा गया। जब आप उसको स्ट्रेच करोगे, खींचेंगे, तो आप देखें कि लेंथ आपको क्वेश्चन में बोल दिया डबल हो गया। क्या एरिया पे इफेक्ट पड़ेगा? पहले इसका एरिया क्रॉस सेक्शन कुछ इतना होगा, लेकिन खींचने के बाद तो आपको पता है वायर थिन हो जाती है, पतली हो जाती है, तो एरिया कम हो जाएगा। अगर पहले एरिया ए था तो अब एरिया कितना हो जाएगा बेटा, ध्यान देना, हाफ हो जाएगा। यानी लेंथ में जितने टाइम्स चेंज आता है एरिया में उतने टाइम्स, यानी लेंथ अगर डबल होगी तो एरिया हाफ होगा, लेंथ ट्रिपल होगी एरिया 1/3 हो जाएगी। ठीक है, आपने ये याद रखना। अब रेजिस्टेंस का नॉर्मल फॉर्मूला ये होता है। अब इसको इसमें बदलते टाइम रेजिस्टेंस कितना हो गया, हमें नया रेजिस्टेंस बताना है, तो हमें आर डैश बताना है। तो देखिए क्या, रो में लेंथ और एरिया से कोई चेंज नहीं आता, थोड़ी देर पहले बता के गया, यानी इस क्वेश्चन में रो में तो कोई चेंज नहीं आएगा, बाद वाली भी कितनी रहेगी, रो ही रहेगी। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। लेंथ आपको कहा डबल होगी तो एल की जगह मैंने 12 लिखा, एरिया हाफ हो गया तो a/2 लिखा। अब ये 2 फैक्टर ऊपर चला गया तो क्या बन गया, 4 रो एल बाई ए। और रो एल बाई ए क्या होता है बेटा, ये तो पुराने वाला रेजिस्टेंस है, तो आपके पास क्या आ गया 4R। नया रेजिस्टेंस कितना है, 4R है, तो ऑप्शन देखिए नया रेजिस्टेंस 4R, इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है। ठीक है, अब रेजिस्टिविटी सेम कौन से ऑप्शन में है, रेजिस्टिविटी सेम इसमें, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है बी। मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखने वाली बात, रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता लेंथ और एरिया से। लेंथ को डबल करो, ट्रिपल करो, आधा करो, कुछ मर्जी करो, एरिया को भी कुछ मर्जी करो, रेजिस्टिविटी उतनी ही रहेगी, रेजिस्टिविटी उतनी ही रहेगी। रेजिस्टिविटी को सिर्फ चेंज कौन कर सकता है, या तो आप मटेरियल को ही बदल डालो या फिर आप उसका टेम्परेचर चेंज कर लो, तब रेजिस्टिविटी में इफेक्ट पड़ सकता है। लेकिन जनरली जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके अंदर ध्यान देना, उसके अंदर टेम्परेचर और नेचर की बात नहीं की जाएगी। जनरली लेंथ और एरिया पे ही आपको क्वेश्चन बनेगा, लेंथ और एरिया को ही चेंज करने की बात करेगा, तो उस केस में रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। ठीक है, बट रेजिस्टेंस पे इफेक्ट पड़ता है बिल्कुल। अभी देखा हमने 4 गुना हो गया था लेंथ और एरिया के चेंज से। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बन जाते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट चीज पता लगी कि अगर आपको किसी क्वेश्चन में स्ट्रेचिंग का कहा जाए, खींचने का कंसेप्ट कहा जाए, तो ध्यान देना खींचने से अगर लेंथ में चेंज आएगा तो एरिया में भी आएगा। क्वेश्चन में तो सिर्फ आप देखें कि वर्ड लेंथ का यूज है, एरिया कहीं नहीं लिखा, लेकिन आपको सोचना है कि लेंथ अगर डबल हो रही है तो एरिया भी तो हाफ होगा। किसी चीज को खींचेंगे, थिक खींचने पे वो थिन ही तो होगी, अगर लेंथ डबल हुई तो एरिया हाफ होगा। तो ये कंसेप्ट आपने याद रखना है, तो इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट पे। रेजिस्टिविटी की वैल्यूज जो होती हैं, देखना रो की जो वैल्यू किन के लिए, ध्यान देना। सबसे पहले हम बात करें कंडक्टर्स के लिए, कंडक्टर्स यानी मेटल्स की बात हो रही है। फिर हम बात करें किसके लिए, इंसुलेटर्स के लिए। देन हम बात करें किनके लिए, सेमीकंडक्टर के लिए। ठीक है, हम इनकी वैल्यूज की बात करेंगे, वैल्यू जस्ट रेंज वाइज बात करेंगे कि इनकी वैल्यू कहाँ से कहाँ हो सकती है। किसकी वैल्यू, रो की वैल्यू की बात हो रही है। ठीक है, तो कंडक्टर्स के लिए रेजिस्टिविटी कम होती है क्योंकि इनमें करंट तो इजीली फ्लो करता है। और कितनी होती है, इनकी वैल्यू होती है 10⁻⁻8 ओम मीटर से लेके 10⁻⁻2 ओम मीटर। अगर आप वैल्यू को ध्यान दें तो 10 की पावर नेगेटिव है, यानी रेजिस्टिविटी इनकी कम है। किनके लिए, कंडक्टर्स के केस के लिए। अच्छा, इंसुलेटर्स के लिए जो वैल्यू रहती है वो रहती है 10⁻+5 ओम मीटर से लेके 10⁻+8 ओम मीटर तक। देख सकते हैं पॉजिटिव वैल्यू है, यानी इनके लिए सबसे ज्यादा है। और सेमीकंडक्टर्स की जो रेजिस्टिविटी की वैल्यू रहती है वो इन्हीं के बीच की रेंज की होती है, जो कि अप्रोक्सीमेटली रहती है 10⁻⁻2 ओम मीटर से लेके 10⁻+5 ओम मीटर तक। ठीक है, ये जस्ट अप्रोक्सीमेशन है, ध्यान देना, ये नहीं समझना कि एग्जैक्ट इतना ही मिले, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये ओवरऑल इनकी जो ऑर्डर है। ठीक है, किनका, रेजिस्टिविटी का। कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टिविटी क्या होती है, और ओम्स लॉ की माइक्रोस्कोपिक फॉर्म। कंडक्टेंस देखिए, अभी तक हमने रेजिस्टेंस पढ़ा और रेजिस्टिविटी पढ़ी, तो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस। अब देखिए रेजिस्टेंस पीछे सी आ गया, टेंस आ रहा है ना, तो कैपेसिटेंस तो इसी का रेसिप्रोकल है। तो कैपेसिटेंस को जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, जी से, एंड दिस इज इक्वल्स टू 1 किसका, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है, तो 1/R। तो ये बन गया इसका फॉर्मूला। रेजिस्टेंस का मतलब था करंट का अपोज करना,
मोशन का, है ना, अभी करंट को मूव नहीं करने देना। तो कंडक्टेंस का क्या मतलब हुआ, करंट को जाने देना, मतलब किसी मेटल की एबिलिटी उस पर कितना जल्दी करंट जा सकता है, कितना इजीली करंट जा सकता है, उस एबिलिटी को कंडक्टेंस बोलेंगे। यानी जिसके लिए भी कंडक्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी इट मीन उसमें इजीली करंट फ्लो करेगा। अच्छा, अब इसके यूनिट पे चलते हैं। तो आपको ध्यान होगा रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है, तो ये हुआ 1/ओम। तो ये क्या बन गया बेटा, ओम इनवर्स। ठीक है, ये क्या बन गया, ओम इनवर्स। अच्छा, ओम इनवर्स का एक और नाम है, बस जस्ट आप क्या करें, ओ एच एम, ओम को उल्टा पढ़ लीजिए, क्या, एम एच ओ, इसको महो भी कहा जाता है। ये एक और यूनिट होता है बेटा, साइमन। ठीक है, ओम्स नो आर्म्स का जो पूरा नाम है वो साइमन से होता है, एस से, तो इसका यूनिट साइमन भी होता है। ठीक है, तो क्या हुआ, ओम इनवर्स लिखो या महो लिखो या साइमन लिख दो। ठीक है, तीनों ही यूनिट किसके रहते हैं, कंडक्टेंस के। डायमेंशन फॉर्मूला भी बना सकते हैं आप, ठीक है, क्योंकि आपको आर का पता है, जस्ट उसका रेसिप्रोकल कर देना। रेसिप्रोकल मीन से जो पावर्स होती है एमएलटी की, उनको जस्ट उल्टा लिखना है, प्लस किया तो माइनस कर दो, माइनस किया तो प्लस कर दो। चलिए बढ़ते हैं कंडक्टिविटी पे। अब सोचिए, जैसे रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस था, तो सोचो रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल क्या होगा, कंडक्टिविटी होगी। तो ये क्या होता है, ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो इसका सिंबल जनरली सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा दैट इज इक्वल्स टू 1/रो, क्योंकि रेजिस्टिविटी को रो से लिखते तो ये उसका रेसिप्रोकल हुआ 1/रो। अब यूनिट की बात कर लें, तो यूनिट क्या था मुझे बताओ, आपको पता रेजिस्टिविटी का यूनिट था ओम मीटर, तो ये क्या बना, ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स। या फिर आप इसको लिख दो क्या, ओम इनवर्स को तो महो लिख सकते हैं, महो मीटर इनवर्स, या फिर आप इसको लिख दो साइमन मीटर इनवर्स, तो कुछ भी लिख दीजिए, ये सभी किसके, कंडक्टिविटी के यूनिट्स रहते हैं। डायमेंशन फॉर्मूला बना सकते हैं, रेजिस्टिविटी का बनाया था, पावर्स को प्लस से माइनस करना, माइनस को प्लस करना, तो बना देंगे, बिल्कुल इजी है। चलिए नेक्स्ट है हमारा माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ नॉर्मल जो होता है वो होता है V इज इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, आपको पता होगा, जिसमें V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, इस तरह से लिखा जाता था। लेकिन यहां मैंने कहा माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम लॉ। माइक्रोस्कोपिक का मतलब कंडक्टर के इनसाइड की जो प्रॉपर्टी है उनके बेसिस पे ओम्स लॉ को कैसे लिखा जाता है, तो इसको भी डायरेक्ट याद रखिए, क्या होता है, दैट इज इक्वल्स टू J इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। दिस इज माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम लॉ। यहाँ पर J जो होता है बेटा वो होता है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी पता होगा, करंट डिवाइड बाय एरिया। ठीक है, अच्छा यहाँ पर सिग्मा, सिग्मा अभी देखें जस्ट पढ़ा हमने क्या, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, और ई इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम लॉ होती है। इसमें जे भी वेक्टर क्वांटिटी है, ई भी वेक्टर क्वांटिटी, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जे वेक्टर इज इक्वल्स टू सिग्मा मल्टीप्लाई बाय ई वेक्टर। तो वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख दो। अच्छा, अगर मैं थोड़ा सा इसको बदलूं, तो आपको पता है कि हम रो को सिग्मा को 1/रो लिख सकते हैं, तो यहाँ से जे क्या E/रो बन सकता है, तो हाँ इस तरह से भी लिखा जा सकता है। तो मॉडिफिकेशन कितनी मर्जी करते जाओ, लेकिन सबसे मेन यही है, तो आपको इसी को माइंड में रखना है। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, सर बता चुके हैं आप हमें, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है या घटता है, मटेरियल्स का बता चुके हैं, बिल्कुल हाँ बता चुका हूँ। लेकिन अब हम करते हैं एक्सप्रेशन वाइज, क्योंकि न्यूमेरिकल के लिए एक फॉर्मूला यहाँ से आएगा, इंपॉर्टेंट है वो, ध्यान देना। तो ये जो मैं लिखूंगा ये किन के लिए लिखा जाएगा, ये कंडक्टर्स की बात हो रही है। ठीक है, कंडक्टर्स की बात हो रही है, और आपको पता होगा कंडक्टर्स के केस में मैंने आपको सिखाया था टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है। ठीक है, ये बता चुका हूँ। अब टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, ये माइंड में रखना कंडक्टर्स के केस में। लेट अस सपोज कि किसी मटेरियल का, आप मान लीजिए आपके पास एक मटेरियल है, उसकी मैंने लेंथ और एरिया फिक्स रख रखा है, मतलब उसको चेंज नहीं करना पूरी सिचुएशन में। क्या किया, पहले मान लीजिए उसका टेम्परेचर T1 रखा उस मटेरियल का, जब T1 टेम्परेचर था उस टाइम पे इस मटेरियल का कुछ रेजिस्टेंस होगा, लेट अस सपोज वो कितना है, R1। ठीक है, जब टेम्परेचर T1 था रेजिस्टेंस R1 था। जब टेम्परेचर बढ़ाकर, ध्यान देना, टेम्परेचर को इंक्रीज किया, T1 से कितना कर दिया बेटा, T2 कर दिया, तो रेजिस्टेंस भी तो चेंज हो जाएगा। लेट अस सपोज रेजिस्टेंस हो गया R2। क्लियर, टेम्परेचर T1 से T2 किया, रेजिस्टेंस R1 से R2 हुआ। तो एक्सपेरिमेंटली क्या देखा जाता है, आपने तो डायरेक्ट याद रखना है कि जो ये चेंज इन रेजिस्टेंस है, चेंज इन रेजिस्टेंस ऐसे निकालोगे, बाद वाला माइनस पहले वाला, कि ये जो चेंज इन रेजिस्टेंस है ये डिपेंड करता है, ध्यान देना, ये डिपेंड करता है इनिशियल रेजिस्टेंस पे, कि स्टार्टिंग में कितना रेजिस्टेंस था। दूसरा, ये चेंज इन रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है चेंज इन टेम्परेचर पे, कि आपने टेम्परेचर कितना चेंज किया। यानी इन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फिर से सुने कि रेजिस्टेंस में कितना चेंज होगा ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, कि स्टार्टिंग में रेजिस्टेंस कितना था, दूसरा कि आपने टेम्परेचर कितना चेंज किया। लेट अस सपोज आपके पास एक ये वायर है,
एक ये दूसरा वायर है आपके पास, ठीक है, इस तरह से दो वायर है। इसका स्टार्टिंग का रेजिस्टेंस लेट अस सपोज 10 ओम है, इसका स्टार्टिंग का 11 ओम है, ठीक है। आपने क्या किया, दोनों पे टेम्परेचर अप्लाई किया, आपने मान लीजिए दोनों का सेम टेम्परेचर चेंज किया, इसका भी मान लीजिए 2 डिग्री सेल्सियस किया, इसका भी 2 डिग्री सेल्सियस किया, तो जो चेंज इन रेजिस्टेंस किस में ज्यादा आएगा, ऊपर वाले केस में, नीचे वाले केस में? नीचे वाले केस में ज्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि इसका स्टार्टिंग का ही रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो यही बताया, चेंज इन रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन इनिशियल रेजिस्टेंस, चेंज इन रेजिस्टेंस ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन चेंज इन टेम्परेचर। अब दोनों को कंबाइन करें तो मैं इसको ऐसे लिख दूं कि R2 माइनस R1, ठीक है, ये दोनों डिपेंड किए किस पे, R1 मल्टीप्लाई बाई T2 माइनस T1, ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई में लिख दिए। अब पता है प्रोपोर्शनलिटी को जब भी हटाते हैं किसी कांस्टेंट को लाते हैं, तो भी ले आते हैं यहाँ पर भी कांस्टेंट। R2 माइनस R1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर एक कांस्टेंट आया, ध्यान देना, यहाँ पर एक कांस्टेंट आया जिसको मैंने लिखा अल्फा, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है और ये अल्फा, ठीक है, ये यहाँ पर एक सिंबल है। बाकी चीज एज इट इज, बाकी चीज क्या एज इट इज, R1 मल्टीप्लाई बाई T2 माइनस T1। यहाँ पर ये जो अल्फा लिखा मैंने, इस अल्फा का एक नाम भी है, इस अल्फा को कहा जाता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कहा जाता है, ठीक है बेटा। अब ये अल्फा होगा कितना, अगर मैं यहाँ से अल्फा का फॉर्मूला बनाता हूँ, ये क्या बनेगा, देखिए ये बनेगा R2 माइनस R1 होल डिवाइड बाय R1 T2 माइनस T1, ये जो बना अल्फा का फॉर्मूला। अब इसको समझे जरा, क्या R2 माइनस R1 मतलब चेंज इन रेजिस्टेंस डिवाइड बाय R1, मीन टू से हम चेंज इन रेजिस्टेंस को कंपेयर कर रहे हैं ओरिजिनल रेजिस्टेंस के साथ। तो इतने फैक्टर को ध्यान देना, इस फैक्टर को फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस डिवाइड बाय, ये क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। तो यहां से आपके पास एक डेफिनेशन मिली। आपसे अगर पूछ ले कि क्या होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस डिवाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर। इसी को अल्फा कहा जाता है, इसी को क्या कहा जाता है, अल्फा कहा जाता है, ठीक है। अल्फा का कंसेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा सा और समझते हैं अल्फा के कंसेप्ट को। अल्फा का फॉर्मूला मैंने बताया R2 माइनस R1 डिवाइड बाय R1 मल्टीप्लाई बाय T2 माइनस T1, कुछ इस तरह से लिखा। आपको बताते हैं चेंज इन रेजिस्टेंस डिवाइड बाय ओरिजिनल रेजिस्टेंस, एंड ये क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, कि टेम्परेचर में चेंज करने से रेजिस्टेंस में कितना फ्रैक्शनल चेंज आता है, ये बताएगा। क्या क्या खास बात है इसकी, क्या इंपॉर्टेंस अल्फा की, क्यों सर बता रहे हो अल्फा के बारे में? क्योंकि देखिए अगर अल्फा की वैल्यू, ध्यान देना, अल्फा की वैल्यू अगर पॉजिटिव है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, अल्फा की वैल्यू अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब कि टेम्परेचर बढ़ाने से उस मेटेरियल का रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, ठीक है। अगर किसी केस में अल्फा पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। अगर किसी केस में अल्फा आपको बोल दे कि नेगेटिव है, तो यानी टेम्परेचर बढ़ाने से उस सिचुएशन में रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है। और आप गेस कर सकते हैं कि अब अगर मैं मेटल्स की बात करूं, अगर मैं कंडक्टर्स की बात करूं, तो उसके लिए टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, यानी मेटल्स के लिए या कंडक्टर्स के लिए अल्फा हमेशा पॉजिटिव होता है। अच्छा, किस केस में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम होता था, मुझे बताएं, कौन से मटेरियल के लिए अल्फा नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आपने इसका आंसर देना है, किन मटेरियल्स के लिए अल्फा नेगेटिव होता है, किनके अंदर टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम होता है, ठीक है, ये आप बताएंगे। चलिए, इसके साथ साथ अगर अल्फा की वैल्यू स्मॉल है तो उसका क्या मीनिंग है, और अगर अल्फा की वैल्यू लार्ज है तो क्या इसका मीनिंग है, ठीक है। इसका मतलब समझिए, अल्फा की वैल्यू स्मॉल का मतलब कि अगर आप टेम्परेचर में बहुत सारा चेंज करते हो तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेकिन थोड़ा बढ़ेगा। फिर से सुने, अल्फा स्मॉल होने का मतलब कि बहुत सारा टेम्परेचर भी चेंज कर दोगे तो रेजिस्टेंस थोड़ा सा चेंज होगा, और अल्फा लार्ज होने का मतलब कि थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज कर दो और रेजिस्टेंस ढेर सारा चेंज हो जाएगा। क्लियर? ऐसे ही इसके अंदर आप गैस कर सकते हैं, स्मॉल का क्या मीनिंग होना चाहिए और लार्ज का क्या मीनिंग होना चाहिए, क्या होना चाहिए मुझे बताओ। स्मॉल का मतलब कि टेम्परेचर को बहुत सारा आप इंक्रीज कर दो तो रेजिस्टेंस थोड़ा सा डिक्रीज होगा, क्योंकि इसमें तो इन्वर्सली का काम होगा, ठीक है। और अल्फा नेगेटिव और लार्ज होने का मतलब क्या है कि टेम्परेचर को थोड़ा सा ही बढ़ाओ तो रेजिस्टेंस बहुत सारा कम हो जाएगा, ये इसका मीनिंग है, ठीक है। अल्फा पॉजिटिव है, नेगेटिव का मीनिंग। सर क्यों बता रहे हो? क्योंकि जरूरी है। किस लिए जरूरी है?
हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं लैब्स के अंदर, मीटर ब्रिज हुआ, पोटेंशियोमीटर हुआ, रेजिस्टेंस बॉक्स बनाना है, हमें रियोस्टेट बनाना है, उनमें वायर्स यूज करते हैं। हम क्या यूज करते हैं, जनरली वायर ही तो यूज करते हैं। और वायर्स किसकी होती है बेटा, वो मेटल्स की होती है। अब मेटल्स की वायर सोचो, उसमें करंट तो फ्लो करेगा ही करेगा, करंट तो भेजेंगे ही। और जब करंट किसी में भी जाता है तो हीटिंग इफेक्ट होता है, तो उससे उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा अगर, तो उसके रेजिस्टेंस में भी तो चेंज आएगा, रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। तो इस तरह से रीडिंग गड़बड़ हो सकती है रीडिंग के अंदर, क्योंकि उस वायर का रेजिस्टेंस तो चेंज होगा, जिससे करंट की वैल्यू पे इफेक्ट पड़ेगा। तो क्या किया जाए, तो सॉल्यूशन ये निकलता है कि हम कुछ इस तरह की वायर का यूज करें कि जिनमें टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस पे कोई ज्यादा इफेक्ट ना पड़े। तो हम उन मेटेरियल्स को चूज करते हैं जिनके लिए अल्फा की वैल्यू क्या हो, स्मॉल हो। क्या हो, स्मॉल हो। अब मेटल ही तो यूज करते हैं, तो यानी अल्फा पॉजिटिव तो होता ही है, लेकिन हम चूज करते हैं कि अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो स्मॉल हो, क्योंकि स्मॉल होने से ये कंडीशन लगेगी कि बहुत ज्यादा अगर टेम्परेचर होगा तब जाकर रेजिस्टेंस में थोड़ा वो चेंज आएगा। और ये किन में मिलता है, ये जनरली केस मिलता है बेटा किसके अंदर, अलोए के अंदर। किन में मिलते हैं, अलोए। जैसे कि मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, कॉन्स्टेंटिन, ठीक है, मैग्नीन, यूरेका, नाइक्रोम, तो ये कुछ अलोए हैं, ठीक है। और इन अलोइज के लिए अल्फा की वैल्यू स्मॉल और पॉजिटिव होती है, इसलिए इनका यूज किया जाता है रियोस्टेट के अंदर, रेजिस्टेंस कॉइल्स के अंदर, ठीक है, मीटर ब्रिज की वायर बनाने के लिए, पोटेंशियोमीटर की वायर बनाने के लिए। चलिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रहता है प्रैक्टिकल्स के अंदर भी बहुत बार, जो अगर प्लस टू की आप में से कोई तैयारी कर रहा है तो प्रैक्टिकल्स के दौरान ये क्वेश्चन पूछने की काफी चांसेस भी होते हैं, ठीक है। और इसके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। समझ गए होंगे टेम्परेचर का कंसेप्ट अच्छे से, ठीक है। और ये जो पीछे जो फॉर्मूला भी बनाया ये वाला, इस पे न्यूमेरिकल भी बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है, देखिए आपको ये जो वैल्यूज है, देखिए कितनी वैल्यूज है इसमें, अल्फा की वैल्यू है, पहला टेम्परेचर, दूसरा टेम्परेचर, पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, टोटल 5 फैक्टर्स हैं आपको इसके अंदर गिवन। 5 में से कोई 4 दे देगा, एक की वैल्यू निकालनी होगी, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस भी बन सकता है। कंडक्टर्स के लिए, अलॉयज के लिए और सेमीकंडक्टर्स के लिए, अभी मैंने आपको टेम्परेचर और रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला लिखा, अल्फा जिसको लिखा था, है ना, आप याद कीजिए। वैसे ही आप रेजिस्टिविटी के लिए भी लिख सकते हैं बेटा। जैसे अल्फा हमने रेजिस्टेंस के लिए लिखा, जहां जहां रेजिस्टेंस था वहां आप रेजिस्टिविटी लिख दोगे तो भी वो सारी कंडीशन सेम होंगी। तो अगर आपको कहा जाए कि ग्राफ प्लॉट करे कि अगर टेम्परेचर में चेंज करे तो रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी में किस तरह का चेंज आएगा, तो कंडक्टर्स के लिए जनरली ये जो ग्राफ होता है बेटा इस तरह से स्ट्रेट लाइन होते हैं, क्योंकि आपको पता होगा टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी बढ़ती है, ठीक है। लेकिन बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे ये बाद में ग्राफ थोड़ा सा कर्व होने लग जाता है, ठीक है। बाद में बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे ये ग्राफ थोड़ा सा कर्व होने लग जाता है, ठीक है, कि टेम्परेचर थोड़ा सा चेंज करने पर रेजिस्टिविटी की वैल्यू में बहुत ज्यादा चेंज आने लग जाता है, रेजिस्टेंस बढ़ने लग जाता है। अच्छा, अगर अलॉयज के लिए यही ग्राफ बनाया जाए किसका, टेम्परेचर और रेजिस्टिविटी का, तो आपको याद होगा थोड़ी देर पहले बताया कि अलॉयज के केस में अल्फा पॉजिटिव तो होता है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस तो बढ़ेगा लेकिन स्मॉल। तो इन केसेस के अंदर ग्राफ जनरली कुछ इस तरह से रहता है कि थोड़ा बहुत टेम्परेचर अगर बढ़ा दे, देखिए मतलब टेम्परेचर स्टार्टिंग में इतना था तब भी रेजिस्टिविटी की वैल्यू कुछ होती है, और मेटेरियल्स के लिए टेम्परेचर जैसे जैसे आगे बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू कुछ कुछ चेंज होती रहेगी। और सेमीकंडक्टर्स के केसेस के अंदर आप याद कीजिए रिलेशन बिल्कुल उल्टा होता है, टेम्परेचर और रेजिस्टिविटी का, टेम्परेचर बढ़ाए रेजिस्टिविटी कम होती है, टेम्परेचर कम करे रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है। तो इसका ग्राफ जो कुछ इस तरह से आपको कर्व लाइन में मिलेगी, ठीक है। तो ये रहते हैं इनके ग्राफ्स। थर्मिस्टर क्या होता है, थर्मिस्टर, ठीक है, रजिस्टर से बना है, देखिए इसको तोड़ दें, थर्म थर्म मतलब थर्मो से रिलेटेड है, हीट से रिलेटेड है, यानी टेम्परेचर से रिलेटेड है, और यहाँ पर ईस्टर वर्ड आ गया, यानी ये किसी रजिस्टर वर्ड से लिया गया है। अब कंबाइन करें रजिस्टर और हीट का कंसेप्ट, तो बिल्कुल पता है आपको कि हीट से रेजिस्टेंस में चेंज आता है। तो क्या किया हमने, ऐसा कोई डिवाइस बना लिया, क्या बना लिया, डिवाइस बना लिया, और किस तरह का, वो एक हीट सेंसिटिव डिवाइस बना दिया, हीट सेंसिटिव, ठीक है, स्पेलिंग ऊपर नीचे हो सकती है, हीट सेंसिटिव क्या बना दिया, डिवाइस बना लिया, जिसमें क्या होता है कि अगर टेम्परेचर में चेंज आए, टेम्परेचर में चेंज आए तो उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस में क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है, ठीक है। इस तरह की डिवाइस को थर्मिस्टर कहा जाता है। अब क्या फायदा, जनरली आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स के अंदर फायर अलार्म्स लगे होते हैं, कहीं पर भी थोड़ी बहुत आग अगर लग जाती है तो वो अलार्म अपने आप बजने लग जाते हैं, ठीक है। क्यों, ऐसा क्या सीन होता है, देखिए जब आग लगती है तो आपको पता है आग लगने से
टेम्परेचर चेंज होगा, बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि हीट जनरेट होगी तो टेम्परेचर चेंज होगा। और अगर आपने वहाँ थर्मिस्टर लगा रखे हैं तो टेम्परेचर चेंज होने से उसके अंदर लगा जो भी सर्किट है उसकी रेजिस्टिविटी में चेंज आएगा। रेजिस्टिविटी में चेंज आने से क्या होगा, करंट की वैल्यू में चेंज आएगा। अब सर्किट में अगर करंट चेंज होगा तो कुछ इस तरह से फंक्शनिंग की जाती है कि जैसे ही सर्किट में करंट की वैल्यू चेंज आई, जो सायरन है वो बजने लग जाए, या जो साउंड है वो प्रोड्यूस होने लग जाए, तो इस तरह से हमें पता लग जाएगा भी हाँ आसपास कहीं हीट जनरेट हुई है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में चेंज आया। इवन इसका यूज़ क्या है, जहाँ पर जो बहुत ही हाई सिक्योरिटी के साथ आप बोल सकते हैं कि रिएक्शंस वगैरह करवाई जाती हैं, कि बड़े-बड़े जो लार्ज स्केल पे जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वहाँ पर कंपोनेंट्स को रिएक्ट करवाया जाता है, तो उस कंपोनेंट के टेम्परेचर का भी एक इम्पोर्टेंट रोल रहता है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक रिएक्शन हो रही है तो ठीक है, लेकिन अगर टेम्परेचर थोड़ा-सा बढ़ गया तो मे बी उस बिल्डिंग को नुकसान हो सकता है। तो वहाँ पर थर्मिस्टर लगाए जा सकते हैं कि टेम्परेचर की जब तक नॉर्मल वैल्यू है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही टेम्परेचर में चेंज आएगा, वो सर्किट का रेजिस्टिविटी चेंज होगा, वो सायरन बजने लग जाएगा और खतरे का निशान रेड कलर का सिग्नल आ जाएगा, डेंजर है, यानी ये खतरनाक सीन हो चुका है, आप यहाँ से चले जाएँ। तो इस तरह से थर्मिस्टर लगाए जा सकते हैं। यानी जहाँ पर भी मैं आपको बताऊँ सिंपली टेम्परेचर कंट्रोल यूनिट्स होते हैं, टेम्परेचर कंट्रोल यूनिट्स होते हैं, वहाँ पर आप थर्मिस्टर का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? इवन फायर अलार्म के अंदर यूज़ हो जाता है इसका, ठीक है? ऐसे बहुत जगह इसका यूज़ किया जाता है। सुपर कंडक्टिविटी मतलब कंडक्टिविटी भी, वो भी सुपर लेवल की कंडक्टिविटी का मतलब करंट को इजीली फ्लो होने देना, यानी रेजिस्टेंस का कम होना। और वो भी बोल दिया कंडक्टिविटी भी कौन सी, सुपर वाली, मतलब एक तो होती है कंडक्टिविटी की लेवल इतना, बोलते उससे भी ज्यादा वाला लेवल। यानी इन शॉर्ट बोलूं कि अगर किसी मटेरियल के केस के अंदर उस मटेरियल का रेजिस्टेंस खत्म हो जाए, रेजिस्टेंस क्या हो जाए उसका खत्म हो जाए, यानी करंट को रोकने वाला कोई है ही नहीं, करंट इजीली फ्लो कर रहा है, तो उस फिनोमिना को सुपर कंडक्टिविटी कहा जाता है। और उस मटेरियल को हम क्या बोल देंगे, सुपर कंडक्टर। क्या बोल देंगे बेटा, सुपर कंडक्टर बोल देंगे। क्लियर? अगर किसी मटेरियल का रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है, वो करंट को इजीली फ्लो होने देता है, बिल्कुल भी नहीं रोकता, बिल्कुल भी नहीं रोकता, तो उस सिचुएशन को, उस फिनोमिना को तो बोला सुपर कंडक्टिविटी, और उस मटेरियल को बोल दिया सुपर कंडक्टर। जनरली होता कब है, तो थोड़ी देर पहले बता के गया हूं कि टेम्परेचर का और रेजिस्टेंस का मतलब बरसों पुराना नाता है। और हमें ये भी पता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस भैया बढ़ेंगे और टेम्परेचर कम करने से रेजिस्टेंस कम होगा। अगर मुझे सुपर कंडक्टर बनाना है, इट मीन मुझे रेजिस्टेंस को कम करना पड़ेगा। वो कब होगा, जब टेम्परेचर कम करें। यानी कुछ मटेरियल्स के अंदर हम टेम्परेचर को कम करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं। कब तक करते जाते हैं, जब तक उसका रेजिस्टेंस क्या नहीं हो जाता, जीरो नहीं हो जाता। देन हम उस मटेरियल को क्या बोल देंगे कि वो क्या बन गया, वो सुपर कंडक्टर बन गया। और उस टेम्परेचर को, उस मिनिमम नेगेटिव टेम्परेचर को, मिनिमम, ठीक सेल्सियस में तो नेगेटिव है, केल्विन में तो नेगेटिव जाएगा नहीं क्योंकि जीरो केल्विन सबसे छोटा होता है, तो उस मिनिमम टेम्परेचर को एट विच, जिस पर क्या हुआ, एट विच मटेरियल या कंडक्टर बिकम, जो सिंपल कंडक्टर था वो क्या बन गया, कंडक्टर बिकम सुपर कंडक्टर, तो सुपर कंडक्टर बन गया। उस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे, इज नोन एज उसको बोलते क्रिटिकल टेम्परेचर। क्या बोलते हैं बेटा, क्रिटिकल टेम्परेचर बोल देते हैं। जैसे मरकरी के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर जो होता है वो होता है 4.2 केल्विन। इसका मतलब मरकरी का अगर टेम्परेचर कम करते जाओ और 4.2 केल्विन ले आओगे, तब उस टाइम पे मरकरी बिहेव एज सुपर कंडक्टर। जैसे लेड की बात करूं, पीबी की बात करूं, तो 7.25 केल्विन के आसपास, इतना कम टेम्परेचर करने से ये भी सुपर कंडक्टर बन जाता है। हालांकि ये वैल्यूज याद नहीं रखनी, आपको सिर्फ ये क्रिटिकल टेम्परेचर की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, अब सुपर कंडक्टर बना के फायदा क्या, फायदे बहुत सारे हैं। देखना यूज क्या है सुपर कंडक्टर्स के। सबसे पहला यूज, जो सुपर कंप्यूटर्स बनाए जाते हैं, हमारे घर में जो कंप्यूटर्स होते हैं वो सुपर नहीं होते, वो सिंपल कंप्यूटर्स होते हैं, नॉर्मल सी फंक्शनिंग होती है। लेकिन सोचो जो रिसर्च पर्पस के लिए यूज हो रहे हैं, जो इसरो के सेंटर्स में होंगे, जो डीआरडीओ के सेंटर्स में होंगे, जो नासा वाले यूज करते होंगे, वो सिंपल कंप्यूटर्स नहीं होंगे, उनकी प्रोसेसिंग, उनकी डाटा प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ही ज्यादा फास्ट होगी। तो वहां पर फास्ट अगर हमें चाहिए तो वहां पर कंडक्टिविटी भी सबसे ज्यादा चाहिए होगी। तो बिल्कुल हाँ, वहां पर सुपर कंप्यूटर्स के अंदर इन्हीं सुपर कंडक्टर्स का यूज किया जाता है। सेकंड देखें, आपने अगर सुना हो मैगलेव ट्रेन्स जिसको कहा जाता है मैग्नेटिक लेविएशन ट्रेन्स, ठीक है। अब तक ये बोलते हैं कि सबसे फास्ट जो ट्रेन्स चल सकती हैं वो यही मैगलेव ट्रेन्स है, मैग्नेटिक लेविएशन वाली ट्रेन्स। इनके अंदर सुपर कंडक्टर्स का यूज किया जाता है। और अब बोलेंगे सर इसमें मैग यानी मैग्नेटिक वर्ड क्यों लिखा, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मटेरियल्स जो होते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, पैरामैग्नेटिक,
फेरोमैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक। ठीक है, डायामैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं, ध्यान देना आगे आएगा मैग्नेटिज्म में, जस्ट थोड़ा सा याद रखें। डायामैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेट से रिपेल होते हैं, डायमैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेट से रिपेल होते हैं। ठीक है, और ये जो सुपर कंडक्टर होते हैं ये भी बिल्कुल डायमैग्नेटिक की तरह होते हैं, ये भी मैग्नेट से, मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि सुपर कंडक्टर्स आर परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, सुपर कंडक्टर क्या होता है, वो एक परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल होता है। क्योंकि अगर आपको मैं बोल दूं कि ऐसे मैग्नेटिक फील्ड कहीं से पास हो रहा है और आपने क्या किया, उसके रास्ते के अंदर यहाँ पर कोई सुपर कंडक्टर रख दिया, तो क्या होगा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, ये इसके इधर उधर से चली जाएंगी, इसके बीच में से नहीं जाएंगी, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करता है इस मटेरियल को, इसलिए हमने डायमैग्नेटिक मटेरियल बोला। ठीक है, मैग्नेटिक लेविएशन में भी कुछ ऐसा ही कंसेप्ट होता है। अच्छा, उसके अलावा मैंने आपको बोला कि हाई रिसर्च के अंदर, ठीक है, हाई रिसर्च पर्पस के अंदर भी इसका यूज किया जाता है, किसका, सुपर कंडक्टर्स का। उसके अलावा पावरफुल मैग्नेट्स को बनाने के लिए, पावरफुल या पावर मैग्नेट्स को बनाने के लिए, मतलब इंडस्ट्री में बहुत भारी भारी चीजों को उठाना है तो सिंपल मैग्नेट से काम नहीं चलेगा, तो ऐसी मैग्नेट चाहिए जिनमें मैग्नेटिज्म बहुत ज्यादा हो। मैग्नेटिज्म ज्यादा करने के लिए करंट ज्यादा जाना चाहिए, और करंट ज्यादा कब होगा, जब कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, वो किन में होती है, सुपर कंडक्टर्स में होती है। तो इस तरह से ये होते हैं सुपर कंडक्टर्स के यूज। सम इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स, देखिए कुछ चीजें जो हमारी डेली लाइफ में आसपास ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में यूज होती हैं, आपको पता होना चाहिए जिनका, जैसे फिलामेंट ऑफ बल्ब। आप सब बच्चों को पता है, ऐसे जो बल्ब होते हैं हमारे घर में, उसके बीच में, यहाँ पर बीच में स्प्रिंग सा देखा होगा आपने, लगा होगा, फिलामेंट जिसको बोल देते हैं, वो किसका बना होता है, सब बच्चों को पता है किसका बना होता है, वो बना होता है टंगस्टन का। किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, टंगस्टन की खास बात क्या होती है कि टंगस्टन का जो रेजिस्टिविटी का वैल्यू है वो ज्यादा होता है, साथ ही साथ टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है। मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा होता है कि ये बल्ब जो है लाइट तो प्रोड्यूस करता ही करता है, साथ में हीट भी प्रोड्यूस करता है। बल्ब जो है बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, फिर भी ये जो स्प्रिंग है जल्दी से नहीं टूटता, बिकॉज ऑफ हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, आपको पता होगा कि जो बल्ब है वो एनर्जी ज्यादा कंज्यूम करता है एज कम्पेयर टू CFL या LED, बिकॉज उसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है। देन है हीटिंग एलिमेंट। हीटर जो होते हैं जनरली उनके अंदर जो कोयल्स होती हैं, इलेक्ट्रिक आयरन जो होती है उसके अंदर एक फिलामेंट लगा होता है, क्योंकि आपको पता है वहां पर इलेक्ट्रिक आयरन में उसके नीचे वाले एलिमेंट को गर्म होना होता है, क्योंकि आपको पता है जो कपड़े होते हैं उनको अगर आपको इस्त्री करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, किसी गर्म चीज का यूज करना पड़ेगा। तो जो इलेक्ट्रिक आयरन होती है उसके अंदर हीटिंग एलिमेंट होता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जाने से वो गर्म हो जाते हैं। ऐसे पानी को गर्म करने के लिए जो गीजर्स रहते हैं उनके अंदर भी हीटिंग एलिमेंट होता है। और ये जो हीटिंग एलिमेंट्स होता है जनरली किसका बना होता है, कि बना होता है नाइक्रोम वायर का। बेटा किसका बना होता है, नाइक्रोम। नाइक्रोम ध्यान देना एक अलॉय है, अलॉय मतलब कई मेटल्स का कॉम्बिनेशन, जैसे ये निकल, क्रोमियम और इनसे मिलके बना है। ठीक है, ये आप ध्यान देना, तो नाइक्रोम याद रखें। तो नाइक्रोम के लिए भी रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है और मेल्टिंग पॉइंट भी इसका ज्यादा होता है, यानी ये भी अच्छे खासे बिल का कारण होता है, यानी एनर्जी काफी कंज्यूम करता है। रेजिस्टेंस बॉक्स थोड़ी देर पहले आपको बता के गया, इवन रियोस्टेट, दोनों के अंदर ही हम अलॉय यूज करते हैं, इसके अंदर भी अलॉय यूज करते हैं, इसके अंदर भी अलॉय यूज करते हैं। इवन हीटिंग एलिमेंट भी अलॉय था, लेकिन ये भी अलॉय कौन सा, मैंने आपको लिखे भी थे, नाइक्रोम था, कॉन्स्टेंटन था, मैग्नीन था, यूरेका था। क्यों, क्योंकि उनके लिए अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होती है, साथ साथ स्मॉल होती है, टेम्परेचर से रेजिस्टेंस में चेंज नहीं आएगा। सेम एज इट इज, अल्फा पॉजिटिव है और स्मॉल है। ठीक है, किसका यूज करते हैं, अलॉय का। कौन सा मैं आपको बता चुका हूँ। अब रहती है फ्यूज वायर। फ्यूज वायर का आप सब बच्चों को पता होना चाहिए, ये टिन और लेड, ध्यान देना, टिन और लेड से दोनों से मिली एक वायर होती है, जिसमें जो टिन है वो अप्रोक्सीमेटली 63% होता है और जो लेड है वो 37% होता है। ठीक है, इस तरह से कंपोजिशन होती है टिन और लेड की, जिससे फ्यूज वायर बनाई जाती है और ये सेफ्टी पर्पज के लिए यूज होती है। एंड इसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट इस केस में कम होता है, क्योंकि इसको मेल्ट होना होता है, इसका काम ही मेल्ट होने से है, तभी तो ये बचा पाएगा। इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, बाकी सबका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है जनरली, जितने भी लिखे थे। कुछ इंपॉर्टेंट सर्किट सिंबल्स, सर्किट के सिंबल, इनसे भी क्वेश्चन आया हुआ है, देखें आप, मतलब इनको इग्नोर मत करें। सेल, सेल आपको पता है जो क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड करता है, उसका सिंबल कुछ इस तरह से होता है। देखें, एक बड़ा टर्मिनल होता है इस तरह से और एक छोटा टर्मिनल होता है। जनरली छोटे टर्मिनल को थोड़ा सा थिक दिखाया जाता है। बड़ा टर्मिनल इंडिकेट करता है हायर पोटेंशियल को, इसलिए पॉजिटिव लिखा। छोटा टर्मिनल इंडिकेट करता है लोअर पोटेंशियल को, इसलिए इसको नेगेटिव लिखा। ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रिक सेल, ये इलेक्ट्रिक सेल का एक सिंबल है। तो अगर ये इस तरह से है तो मतलब ये एक ही सेल है। व्हाट इज बैटरी, बैटरी होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, जब एक से ज्यादा सेल लगे हों उसको बैटरी कहा जाता है।
अब एक से ज़्यादा सेल को भी कई तरीके से जोड़ा जा सकता है। जैसे अगर मैं नॉर्मल एग्जांपल लूँ, हमारे घर में जैसे इस तरह से एक सेल है और एक सेल ये है, क्या किया मैंने, इसको इसके साथ जोड़ दिया, इस तरह से जोड़ दिया, ये सेल का कॉम्बिनेशन हो सकता है। उसके अलावा सेल को आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं, एक सेल ये रहा, एक सेल ये रहा, इनके ऐसे पॉजिटिव यहाँ से जोड़ दिए, इधर बैक साइड इनको ऐसे जोड़ दिया, तो कॉम्बिनेशन तो कैसे भी है, ये भी अलग कॉम्बिनेशन है, इसका अपना रोल है, इसका अपना रोल है। अगर सेल कुछ इस तरह से लगे, ऊपर वाले तरीके से लगे हों, तो इसका जो सिंबल रहता है, ध्यान देना, ये पहले सेल के लिए आपने बना लिया, दूसरा सेल जरा ध्यान देना, पहला जब खत्म हुआ दूसरे का दूसरा एंड उसी के साथ अटैच है, तो यानी ये इस तरह से आपने दूसरा सेल भी इसी के अंदर दिखा दिया। तो यानी बैटरी को आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, यानी ये हुआ पॉजिटिव टर्मिनल, ये हुआ नेगेटिव, और ये बैटरी बनी है दो सेल से, ये देखिए एक सेल ये रहा, एक सेल ये रहा, दोनों सेल जो है वो आपस में इस तरह से कनेक्टेड है, तो इस कॉम्बिनेशन को सीरीज कॉम्बिनेशन कहा जाता है, यानी सेल्स इन सीरीज को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। फायदा क्या है, जब भी ज्यादा पोटेंशियल चाहिए हमें बैटरी से, तब उस सिचुएशन में सेल्स को सीरीज में लगाया जाता है। जनरली जो आपके घरों में टीवी के रिमोट कंट्रोल होते हैं, एसी का अगर रिमोट कंट्रोल है, तो ऐसे जो होते हैं उन सब के अंदर सेल्स को सीरीज में लगा होता है। बोलेंगे सर रखा तो कुछ इस तरह से जाता है, बट आप जरा ध्यान देना, उस सिचुएशन में अगर एक सेल को इस तरह से रखा जाता है तो दूसरे सेल को उल्टा रखा जाता है, इस तरह से, ठीक है। और एक ध्यान देना, एक इस तरह से स्ट्रिप लगी होती है, इस तरह से एक स्प्रिंग वाला पार्ट होता है, यहाँ पर नॉर्मल पार्ट होता है ना, तो क्या करता है ये वाला पार्ट ये इसको इससे जोड़ देता है और ये इसको इससे जोड़ देता है, तो अल्टीमेटली ये कनेक्शन ऐसे हुआ, देखना ऊपर वाले के जैसा हो गया। तो सीरीज में सेल लगे होते हैं। पैरेलल में सेल किस तरह से आपने रिप्रेजेंट करना है, तो आपने इनको ऐसे रिप्रेजेंट करना है जस्ट, यानी इनके बीच के टर्मिनल को जोड़ना नहीं है, ठीक है। ये पहला सेल, ये दूसरा सेल, मतलब ये भी एक बैटरी है जो दो सेल से बनी है, लेकिन ये दोनों आपस में कैसे लगे हुए हैं, ये पैरेलल में लगे हुए हैं सेल्स, तो इसका अपना अलग रोल है। नेक्स्ट है की, स्विच भी बोल देते हैं, ठीक है। जनरली सिंबल जो रहता है कुछ इस तरह से रहता है, सी दो बने होते हैं, एक सीधा एक उल्टा। अगर बीच में कुछ भी नहीं है, इट मीन जो की है वो ऑफ है, उसका मतलब कि करंट नहीं फ्लो कर रहा, और अगर क्या कर दिया जाए इसके बीच में इस तरह से डॉट बना दी जाए, इट मीन जो की है ऑन है, स्विच क्या है, ऑन है। एक और जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है, इस तरह से ऐसे एक डॉट बना दिया यहाँ पर, एक डॉट यहाँ बना दिया, और इस तरह से ऊपर एक ऐसे स्टिप बना दी, टच नहीं कर रही, इसका मतलब ऑफ है। और अगर क्या किया जाए, इसको कुछ इस तरह से बना दिया जाए, ऊपर ये टच कर रही है, इट मीन ऑन है, इट मीन करंट सर्किट में फ्लो करेगा। रेजिस्टेंस को आपको पता है इस तरह से जिग-जैग लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। वेरिएबल रेजिस्टेंस, अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू में चेंज आ रहा हो किसी की सिचुएशन में, तो रेजिस्टेंस बना के ऊपर इस तरह से एक लाइन बना दीजिए एरो वाली। एरो वाली लाइन बनाने का मतलब होता है कि इसकी वैल्यू में चेंज आ सकते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस। रियोस्टेट का जो सिंबल है रेजिस्टेंस के जैसा ही है, बस ऊपर इस तरह से एक एरो लगा दिया जाता है, ठीक है। एक ये वाला टर्मिनल यूज करते हैं सर्किट में, और एक ये वाला यूज करते हैं, इसको यूज नहीं करते। एमीटर के लिए बताया था आपको, इस तरह से सर्कल में ए लिखा है और इस तरह से लाइन लगा दीजिए, एक साइड पॉजिटिव वाली एक नेगेटिव वाली। जनरली जो एमीटर होते हैं उस पर जो रेड कलर का पार्ट होता है, टर्मिनल बना होता है, वो पॉजिटिव के लिए होता है और ब्लैक नेगेटिव के लिए होता है। अगर इसके नीचे स्ट्रेट लाइन लगी हो तो ये डीसी के लिए, और अगर इसके नीचे इस तरह से कर्व दिख जाए यानी वो एसी करंट के लिए। वोल्ट मीटर के लिए क्या होता है, जनरली ऐसे वी के अंदर दिखा देते हैं, सर्कल में वी लिख दिया, एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव, बिल्कुल मीटर जैसा। वी के नीचे इस तरह का सिंबल भी हो सकता है और वी के नीचे इस तरह का सिंबल भी हो सकता है। ये कब, जब पोटेंशियल जो है वो डीसी मेजर करे, जब ये एसी मेजर करे। गैल्वेनोमीटर के लिए भी बिल्कुल ऐसा, बीच में बस जी लिख दिया, वही एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल। वायर क्रॉसिंग, जब दो वायर एक दूसरे को क्रॉस कर रही है और टच नहीं कर रही, ठीक है, तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे लेट अस सपोज कि ये वायर जा रही है, इसमें कुछ करंट जा रहा है, एक वायर इधर से जा रही है, करंट तो उसमें भी जा रहा है, लेकिन आपस में टच नहीं कर रही, तो क्या करेंगे, जैसे ऐसे इसको ऊपर से क्रॉस करके दिखा देंगे, ठीक है, ये वायर क्रॉसिंग दिखाते हैं। और कभी वायर जॉइंट दिखाना हो कि दो वायर सच में जुड़ी हुई हैं आपस में, तो जॉइंट दिखाने के लिए वहां पर इस तरह से डार्क सर्कल सा बना दिया जाता है, छोटा सा डॉट बना दिया जाता है, इसका मतलब ये वायर यहाँ पर जुड़ी हुई है, जॉइंट है उनका। ये जॉइंट नहीं है, ये वायर जस्ट उसके ऊपर से क्रॉस कर रही है, मतलब इसके करंट और उसके करंट का आपस में कोई लेना देना नहीं। ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा डिवाइस है जो वोल्टेज को कम या ज्यादा करने के काम आता है, एंड उसका रिप्रेजेंटेशन दो तरह से, ठीक है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर दो तरह के होते हैं, स्टेप अप स्टेप डाउन। स्टेप अप ट्रांसफार्मर उनको कहा जाता है जो वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं, करंट को डिक्रीज करते हैं, वोल्टेज को इंक्रीज करंट को डिक्रीज। तो उसका कुछ सिंबल इस तरह से रहता है, इस तरह से कोयल बना दी जाती है, बीच में दो इस तरह से बना दिया, ठीक है, और इस तरफ कोयल। अब ध्यान देना, इस तरफ की कोयल की नंबर ऑफ टर्न्स को मैंने ज्यादा बनाया, ठीक है, इस तरफ की टर्न्स को ज्यादा बनाया, ये इंडिकेट करता है स्टेप अप, यानी वोल्टेज को बढ़ाने वाला, यानी करंट को कम करने वाला, ठीक है। किसके लिए ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर का सिंबल है। और स्टेप डाउन में उल्टा होता है कि नंबर ऑफ टर्न इस तरफ की ज्यादा दिखाते हैं और दूसरे साइड की जो नंबर ऑफ टर्न है उनको क्या दिखाना है, आपको कम दिखाना है। तो ये किसका हुआ बेटा, ये हुआ स्टेप डाउन का। स्टेप डाउन मतलब जो वोल्टेज को डिक्रीज करेगा, करंट को इंक्रीज करेगा। इंडक्टर, ठीक है, अगर वायर कुछ इस तरह से कोयल की फॉर्म में है, ठीक है, इस तरह से सोलेनोइड जिसको बोल देते हैं, तो इसको इंडक्टर कहा जाता है। कैपेसिटर
दो पैरेलल प्लेट इस तरह से दिखा दीजिए, ये कैपेसिटर का सिंबल है। अगर कैपेसिटर वेरिएबल कैपेसिटेंस का है तो इसके ऊपर आप ऐसे एरो भी बना सकते हैं। एलईडी, लाइट को एमिट करने वाला डायोड, ध्यान से सुना, लाइट को एमिट करने वाला डायोड एलईडी, इसका क्या सिंबल होता है? इस तरह से सिंबल होता है बेटा, इसका ध्यान देना, डायोड, डायोड का, ये डायोड का सिंबल है, देखिए इस तरह से ये लिखा है, ये सिर्फ एक डायोड का, लेकिन हमें तो लाइट को एमिट करने वाला डायोड दिखाना है, तो क्या करना है, बस इससे जस्ट ऐसे बाहर की तरफ लाइट दिखा दो, ठीक है, कि ये डायोड है और लाइट बाहर निकल रही है, तो ये लाइट को एमिट कर रहा है, तो दिस इज लाइट एमिटिंग डायोड। और ये वाली साइड होती है बेटा पॉजिटिव, ये होती है नेगेटिव। देन है सोलर सेल, कैसे याद रखना, देखना ये सेल है और सेल का सिंबल तो कुछ इस तरह से होता है, लेकिन खास बात की ये सोलर सेल है, लाइट वाला सेल है, मतलब इसको लाइट मिलेगी तब ये सेल का काम करेगा। तो क्या करें, इसके बाहर एक तो बना दीजिए पहले सर्कल, फिर ऐसे इसके ऊपर लाइट को गिरते हुए दिखाई, क्योंकि सोलर सेल कम काम करते हैं, जब इन पे लाइट गिरती है तभी ये क्या करेगा, एनर्जी बनाएगा, ये सेल की तरह बिहेव करेगा। तो ये इसका सिंबल। एक स्पेशल तरह की डायोड होती है जिसको जीनर डायोड कहा जाता है। सिंपल डायोड का पहले सिंबल बना लीजिए, सिंपल डायोड तो ऐसे ही दिखाते हो आप, ठीक है, इसका पॉजिटिव नेगेटिव। बाद में क्या करना, जस्ट इस पे एक ऐसे टेढ़ी लाइन लगा दीजिए, इस पे भी इस तरह से टेढ़ी लाइन बना दीजिए, तो यानी आपने इसको लाइन को थोड़ा सा उल्टा जेड के शेप में बना दिया, तो ये जेड फॉर जीनर, जेड आपको ये दिख रहा है, इसलिए इसको जीनर डायोड कहा जाता है। तो ये सिंबल रहते हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो ये थे कुछ इलेक्ट्रिक सर्किट्स की सिंबल्स। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस के और कंसेप्ट, रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगाएं क्या होगा, सीरीज में लगाएं क्या होगा, सेल क्या है, सेल का कंसेप्ट क्या है, कुछ सिंपल डिवाइस, पोटेंशियोमीटर, मीटर बेज, व्हीटस्टोन बेज, कुछ इस तरह से पढ़ेंगे। पावर का, इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्ट पढ़ेंगे। कोशिश रहेगी कि अगली नेक्स्ट 2 वीडियोस के अंदर हम इस चैप्टर को खत्म कर दें। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज जो बाकी रही इस वीडियो के अंदर की स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा था कि बुक्स के बारे में बड़ा कंफ्यूज रहते हैं बच्चे कि किस बुक को फॉलो किया जाए, किस तरह से फॉलो किया जाए, क्वेश्चन कहाँ से किए जाए, इस तरह के बहुत सारे डाउट आपके मन में आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप मेरी इन वीडियोस को देख रहे हैं और इसको नोट्स बना रहे हो, चाहे स्क्रीनशॉट लेके या आप उसको लिख रहे हो, जैसे भी रफली जैसे भी आप लिखते हो, तो आई थिंक सो दिस इज इनफ। आपको कोई भी और बुक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इसको नोट कर रहे हो फॉर एनडीए या किसी भी डिफेंस एग्जाम के लिए। लेकिन अगर आप इसके अलावा भी चाहते हो बुक, तो मेरे ख्याल से आप ल्यूसेंट की जो फिजिक्स की, जनरल साइंस की बुक पढ़ सकते हो फिजिक्स के लिए, काफ़ी अच्छी है एज कम्पेयर टू पाथफाइंडर, क्योंकि पाथफाइंडर अरिहंत की बुक के अंदर आपको सभी सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा मिल जाएगा। लेकिन अगर हमें फिजिक्स डीप में जाना है, हमें 25 क्वेश्चंस में से मैक्सिमम स्कोर करने हैं, तो कोई ऐसी बुक उठाएं जिसपे फिजिक्स में थोड़ा सा डिटेल में दिया हो, इतना भी डिटेल में ना हो जैसे जैसे प्रदीप मॉडर्न एबीसी जो +1 2 नॉन मेडिकल मेडिकल वाले बच्चे पढ़ते हैं, वो वाली भी नहीं पढ़ी आपने, ठीक है। तो आप इस तरह से इन वीडियो से भी काम चला सकते हो, बहुत अच्छा काम चला सकते हो। उसके अलावा ल्यूसेंट की बुक को भी देख सकते हो। हाँ, क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी बुक खरीद सकते हो, चाहे वो अरिहंत की है, चाहे वो दिशा पब्लिकेशन की है, चाहे वो धनखड़ पब्लिकेशन की है, किसी भी तरह की बुक हो, क्वेश्चंस जहां से मिले वहीं से कर लेना। अपनी कोई भी बुक मिलती है नेट से, टेलीग्राम से, कहीं भी आपको कोई क्वेश्चन मिलते हैं इन टॉपिक्स के, तो आप उसको सोल्व करें। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस लगाएंगे, उतना आपका ये जो थ्योरी है वो भी स्ट्रॉन्ग होता रहेगा, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। अगर आपको और भी किसी तरह का कोई डाउट या कोई सजेशन हो तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक ही आज की वीडियो में। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, जय हिंद, जय भारत।